हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य से रिलेटेड उपन्यास का एक और कवर करेंगे, मैला आंचल। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ देव द्वारा लिखित है। ठीक है, यह बहुत ही एक एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें देखने को मिलेगा। इस उपन्यास में बहुत अच्छे ढंग से मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ कि पूरा का पूरा उपन्यास का जो सारांश है आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म यहाँ पर समझ लीजिए कहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में, कि इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। मृत्यु देखिए, मृत्यु भी देखिए 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। ठीक है, और स्थान क्या है? बिहार पूर्णिया, माने कि औधी हिंगना नामक एक गांव में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार पूर्णिया इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सारांश स्टार्ट करते हैं, इसका सारांश। ठीक है, चलिए देखिए। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कृत गोदान उपन्यास के बाद हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल को, गोदान को सबसे पहले माना अच्छा उपन्यास माना जाता है, हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। उसके बाद किसी उपन्यास को माना जाता है तो मैला आंचल। अब मैला आंचल एक तरफ का आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, रेणु जी हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार थे। ठीक है, मैं बताया भी हूँ। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग यही आंचलिक के उपन्यास शुरू किए थे। ठीक है, मैला आंचल का प्रकाशन इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त 1954 ईस्वी को हुआ था, और कहाँ पर? पटना में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाशित उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए रेणु जी को पद्म श्री पुरस्कार मिला था। मैला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को पद्म श्री मिला था। अब ये रेणु जी का प्रथम उपन्यास था। कौन सा? मैला आंचल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रेणु जी भूमिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह एक मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ? बिहार जिले में पड़ता है। ठीक है, बिहार जिला का पिछड़ा गांव है, वही उसी वहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिहार का है। मैंने इसके लिए एक हिस्से के एक ही गांव के पिछड़े गांव को प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया गया है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मैला आंचल का नायक कौन है, देखिए किसी पुरुष प्रधान ना होकर, स्त्री प्रधान ना होकर, किसी को ना है, एक अंचल को या क्षेत्र को कथा बनाया है, माने कथाकार बनाया है, माने कि नायक बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पात्रों की संख्या लगभग 275 के आसपास, माने कि कहिएगा 275 से भी ज़्यादा, लगभग अप्रोक्स 300, माने लगभग 300 के आसपास हैं। लेकिन बोल सकते हैं 275 276 के आसपास बोल सकते हैं, लेकिन लगभग दो, कभी किसी किसी बुक में 296 लिखा रहेगा, 276 भी लिखेगा, तो आप लोग अप्रोक्स मान के चलिए, लगभग मान लीजिए 300 को लेकर चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास होने के कारण इस उपन्यास में कथा वस्तु वस्तु प्रधान ना होकर अंचल, देखिए अंचल अंचल या क्षेत्र प्रधान है। और उपन्यास मैला आंचल में मेरीगंज नाम को नामक तो प्रदान किया गया है। किसको माना गया? मेरीगंज गांव नाम है। ठीक है, चलिए जो अंचल यहाँ पर लिया गया है, बिहार पूर्णिया का जो अंचल लिया गया है, कौन सा बताइए? मेरीगंज गांव को लिया गया है। ठीक है, चलिए। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आपको यहां से बताया जा रहा है कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं। आप तो पढ़ रहे हैं आंचलिक उपन्यास, मैलांचल आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास क्या है, इसके बारे में मैंने कैसे हम जानेंगे कि आंचलिक उपन्यास है, उसी के बारे में पूरा अपना की विवरण दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं, कहा जाता है। जैसा कि रेणु जी ने भूमिका में कहा है कि यह एक आंचलिक उपन्यास है, बात सही है, मैं बताया भी हूं। ठीक है, आंचलिकता से तात्पर्य है कि किसी उपन्यास में किसी क्षेत्र के शब्दों, किसी क्षेत्र में अंचल के, ठीक है, शब्दों और परंपराओं को बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ में क्या हो रहा है, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, वहाँ का बोली भाषा जनजीवन क्या है, उसको वहाँ पर लेके बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास में देखिए मिथिला क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले अनेक शब्द मिलेंगे। उससे बढ़कर गांवों की अपनी एक परंपरा होती है। अंग्रेजी नामों का क्षेत्रीकरण
करने की। जैसे देखिए होता है ना, जैसे गांव में बोलते हैं लालटेन को, मैंने कि हम लोग को मैंने कि कहीं और एरिया को बोलते हैं कुछ और नाम से बोल देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेशन को टीशन हो जाता है, ठीक है। स्टेशन को क्या होता है, टीशन बोलते हैं, बोला जाता है। एमएलए जो होता है, जो कि विधायक होता है, उसको क्या होता है, मेले हो जाता है, मेले, ठीक है। और सोशलिस्ट वहाँ जो पार्टी चलता था मेरीगंज में, सोशलिस्ट पार्टी बताएंगे अभी, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सोशलिस्ट, देखिए सोशलिस्ट को क्या बोलते हैं, सुसलिंग हो जाता है। जो सोशलिस्ट पार्टी था उसको क्या बोलते हैं, सुसलिंग बोला जाता था, ठीक है। जिसे गांधी जी को क्या बोलते हैं, गन्ही, गन्ही महात्मा, गांधी जी को गन्ही, और जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता था, जमाही लाल, ठीक है। और स्वराज को सुराज, ठीक है। और देखिए आगे राजेंद्र प्रसाद क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। इस टाइप का देखिए गांधी का मैंने कि क्या होता है, गांधी गन्ही हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, स्टेशन टीशन हो जाता है। इस टाइप का आप वहाँ पर भाषा में चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे इस टाइप से, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में मैंने कि परिवर्तन हो गया है पूरा। इंग्लिश का जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट हो गया, मैंने कि चेंज हो गया है, ठीक है। तो उपन्यास में प्रयुक्त आंचलिक शब्दावली सिर्फ मिथिला में प्रयुक्त होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अवधी भाषा को भी सैकड़ों शब्द अपने लगेंगे, क्योंकि वहाँ भी इन्हीं शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लोगों के नामों में ये भी प्रयोग देखा जा सकता है। जैसे देखते हैं, आगे देखते हैं, राम खिलावन, ठीक है, एक खिलावन यादव थे, राम खिलावन यादव थे, ठीक है। कालीचरण एक मैंने कि वो भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, ठीक है। बाद में समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मैंने कि कर्मठ था, सुशील युवक था, ठीक है, बहादुर युवक बोल सकते हैं कालीचरण को। अभी बताऊंगा, पूरा सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस वीडियो में सांस होने के बाद आपको पात्र परिचय पूरा किया जाएगा, गौण पात्र, मुख्य पात्र, सबके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद 200 का क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा का पूरा मैला आंचल का निचोड़ जो प्रश्न होता है ना, पूरा का पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए शिव शंकर को शिव शक्कर बोल देते हैं, हरगोरी सिंह, राम पियरिया, रामजुदास इत्यादि नामों में इस उपन्यास की ग्रामीण पृष्ठभूमि को और पुख्ता कर दिया गया है। देखिए हम लोग भाषा को चेंज भी किएंगे, नाम को भी चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी को नाम कहाँ मैंने कि किसी का नाम लेके बोलते हैं ना, लास्ट में वाह लगाते हैं, आ लगा देते हैं, वो सब चेंज हो जाता है। जब गांव में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, तो वहाँ नाम मैंने नाम हो गया, भाषा हो गया, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि भाषा को, ठीक है, अधिभाषा को बड़ा किया जाए तो गांव की घटनाएं भी इसी दायरे में आ जाएंगे। किसी भी शुभ अवसर पर लोगों का भोजन के समय बड़ी जातियों का छोटी जाति के साथ खाने से इनकार कर देता था। मैंने कोई भी देखिए, कुछ भी फंक्शन होता था, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी या भोज होता, मैंने कि कोई भी हो सकता है, या भोजन पर बुलाया जाता था, तो क्या होता था, बड़ी जाति के लोग अलग खाते थे, निम्न जाति के लोग अलग खाते थे। वहाँ पर भी ये भेदभाव होते रहता था, ठीक है। फसल कटाई के समय लोकगीत गाना, वहाँ पर जो होता था, जब फसल कटता था, फसल मैंने कि जब पक जाता था, कटने के समय, उस समय क्या होता, लोकगीत गाते थे, गाना गाओ किया करते थे, ठीक है। जैसे अखाड़ा होता, वाद विवादों के लिए निपटारे के लिए पंचायत बुलाना आदि को भी आंचलिकता का रूप कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे गांव में आप लोग रहते हैं तो पूरा सब देखते होंगे, फसल कटाई समय लोकगीत गाते हैं, ठीक है। अब कोई मैंने घटना घटती है गांव में तो पंचायत बुलाया जाता है, तो यहाँ पर भी या अखाड़ा कुछ फंक्शन या कुछ मैंने खेलकूद होता है, तो वहाँ पर भी अखाड़ा भी कर रखते हैं, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आंचलिक उपन्यास की सभी विशेषता इस उपन्यास में है, ठीक है। आंचलिक भाषा, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों को सुंदर प्रयोग इस उपन्यास को में देखने को मिलता है। अब देखिए देखिए इस उपन्यास में आपको आंचलिक भाषा भी देखना पड़ेगा, लोक जीवन कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सब पता चलेगा, रीति रिवाजों का सुंदर प्रयोग इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या रेणु जी ने इस उपन्यास में 1946 ईस्वी से गांधी जी के निधन तक मेरीगंज गांव के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। मैला आंचल बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के जनजीवन से जुड़ी हुई कथा है, और मेरीगंज नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, और मेरीगंज जो है उत्तर में पूर्वी पाकिस्तान माने कि बांग्लादेश है, ठीक है। अगर
मेरीगंज के दक्षिण में बोला जाए संथाल परगना जो कि झारखंड का क्षेत्र है, ठीक है, ये भी आज इसको इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि, और नेपाल के साथ सटा हुआ, नेपाल की सीमा से भी सटा हुआ क्वेश्चन आता भी है कि मेरीगंज गांव जो है कि उत्तर में कौन सी सीमा है, ठीक है, नेपाल की सीमा जुटा हुआ है। अगर पूर्वी में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा, और कौन होगा, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज के नाम पर बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सबको, ठीक है। चलिए आइए देखिए, उपन्यास को दो भाग में बांटा गया है, उपन्यास को दो भाग में बांटा गया है, और प्रथम भाग में 44 परिच्छेद हैं, जबकि द्वितीय भाग में कितना है, 23 परिच्छेद है। तो कुल मिलाकर उपन्यास में कितना परिच्छेद है, 67। अगर आप लोग को रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं पूरा का पूरा जो परिच्छेद है 1 से लेकर 67 परिच्छेद है खंड का, और प्रथम भाग में 44 परिच्छेद और द्वितीय भाग में 23 परिच्छेद, पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़ा बन की डिटेल से पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स दीजिएगा तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ शुरू होता है कहानी। अब देखिए उपन्यास का आपका जो चैप्टर है जो चलता है यहाँ शुरू है। देखिए उपन्यास की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी, ठीक है, मलेरिया सेंटर खोलने के लिए मेरीगंज गांव में सुरक्षा कर्मी के साथ आए हैं। गांव में ये खबर ठीक है बड़ी तेजी से फैली। गांव के लोग बलदेव को, जो स्वतंत्रता सेनानी है तथा 2 वर्ष की सजा काट कर आया है, उसे बांध लेते हैं, ठीक है। और लोग यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको जो ये मैला आंचल उपन्यास में जो मेरीगंज गांव का जो लिया अंचल बनाया गया है, क्षेत्र बनाया गया, नायक बनाया गया है, उस अंचल में जो भी कुछ घटना होती थी तो हर मैंने वहाँ पर टोला बाय टोला बटा हुआ था। मैला आंचल में टोला बाय टोला बटा था, तो हर टोले में कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ घटना कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ और फैला देते थे, कहीं और कुछ फैला देते थे, वहाँ पर कुछ और फैला देते थे। इस टाइप का पूरा माने कि अफवाहों का पूरा माने कि वहाँ पर समय था, ठीक है। कि जो भी कुछ होता था पूरा अफवाह से ही सब मैंने कि हो जाता था, पूरा मैंने कहा अफवाह, कुछ हुआ कुछ ना कुछ होने लगता था यहाँ पर, ठीक है। देखिए लोग आते हैं, देखिए गांव के लोग बलदेव को, जो स्वतंत्रता सेनानी है तथा 2 वर्ष की सजा काट के आया है, उसे बांध लेते हैं। लोग कहते हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि जिससे बलदेव और प्रसिद्ध हो जाता है। बलदेव ये कुछ घटना वहाँ पर माने कि जो भी ऑफिसर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर खोलने के लिए आते हैं, अपने सुरक्षा कर्मी के साथ होते हैं, तो हर टोला में अलग अलग फैला देते हैं। और उसी उपरांत में क्या होता है, बलदेव को वहाँ गाँव के जो लोग थे, टोला के लोग थे, उसको बांध लेते हैं और उसको वहाँ पर लेके आते हैं, जिसके कारण बलदेव अप्रसिद्ध हो जाता है उस समय, ठीक है। बहुत अच्छा उपन्यास है, आंचलिक मजा आएगा, पढ़िएगा, अगर पूरा देखिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए देखिए, इस घटना का अंत बलदेव का अतिरिक्त समझ मिलता है, ठीक है। जब सुरक्षाकर्मी जो भी ऑफिसर आते हैं, मलेरिया सेंटर के जो भी अधिकारी आते हैं, उसको छोड़ते समझ आते हैं, तो बलदेव को और मैंने कि प्रसिद्ध होते हैं, उनके बारे में पूछते हैं क्या है क्या नहीं, सब पूछते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए WG मार्टिन जो कि अंग्रेज थे ने गांव में बड़ी इमारत कोठी बनवाई थी। ये पहले बंगाल में रहते थे, बंगाल से फिर ये बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज में आ गए थे, ठीक है। और वहाँ पर WG मार्टिन जो हैं वहाँ पर मेरीगंज गांव में एक इमारत बनवाई थी या कोठी बनवाई थी, और गांव का नाम भी क्या दिया था, मेरीगंज, ये WG मार्टिन के द्वारा हुआ था नाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि साहब WG मार्टिन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी मेरी के नाम पर रखा था। जो मेरीगंज का नाम जो पड़ा था, मेरीगंज, ठीक है, जो बिहार पूर्णिया का जो पिछला गांव है उसको मेरीगंज पड़ा था, वो मार्टिन के अपनी पत्नी के नाम पर, जिसका नाम मेरी नाम था, उसी के नाम पर मेरीगंज रख देता है। मेरी का निधन गांव, देखिए जैसे ही अगर कोठी बन जाता है, इमारत बन जाता है, तो वो बंगाल से कहाँ आती है बताओ, मेरीगंज आती है। मेरीगंज में इतना मलेरिया फैला हुआ था, मलेरिया बोलते हैं कालाजार फैला हुआ था, कि वहाँ पर मेरी जो आती है 1 सप्ताह के अंदर ही उसका मृत्यु हो जाता, डेथ होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए लिखा भी है, मेरी का निधन गाँव आने के 1 सप्ताह के अंदर ही मलेरिया यानी कि जरिया बुखार, जिसको मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए नाम देखिए आंचलिक शब्द है ये, जरिया बुखार क्या हो गया, आंचलिक शब्द है। अब मलेरिया क्या है, ये हम लोग को पूरा का पूरा मैंने कि वातावरण में जो चलता है, जो उसमें इंडिया में जो भारत में चलता है भाषा मलेरिया के बारे में, ठीक है, तो वो हाँ। लेकिन जब आंचलिक भाषा में बात किया जाए तो क्या होगा, जरिया बुखार, ठीक है, से हो जाता है। तभी से जो मेरीगंज में मलेरिया, मैंने मलेरिया को देखो, मलेरिया डिस्पेंसरी सेंटर, मलेरिया को डिस्पेंसरी सेंटर ही बोल देखो इंग्लिश में, सेंटर खोलना मार्टिन का सपना
बन गया था। जब मार्टिन अपने पत्नी को बचा नहीं पाता है, ठीक है, मलेरिया से, ठीक है, तो वो उसका एक सपना बन जाता है कि हाँ, इस गांव में एक मलेरिया सेंटर होना चाहिए जिससे किसी का भी मृत्यु ना हो, ठीक है। तो देखिए, मार्टिन डिस्पेंसरी मलेरिया के इलाज के लिए अस्पताल ना खुल पाने के कारण पागल हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, पागल हो जाता है। अब जब पागल हो जाता है, इसके मैंने पागल हो जाता है, तो उसको रांची में स्थित जो कांके जो पागल खाना जो कांके में स्थित है, वो वहाँ पर ले जाया जाता है, वहाँ पर उसको मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, खुल पाने के कारण पागल होता है और मर जाता है। मार्टिन के मरने से 35 साल बाद गांव में मलेरिया सेंटर खुलने की बात है। वही 35 साल के बाद जो कि उस स्वच्छाकर्मी जो साथ आया था, जो बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर का जो अधिकारी था, जो आता है वो 35 साल के बाद आता है, ठीक है। आपको बहुत ईजी तब समझ में आ गया, तो बहुत ईजी लैंग्वेज में लेकर चला हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत ना होगा। देखिए अब यहाँ पर तो खुलने की बात हो जाती है, कुछ दिन के बाद फिर वहाँ पर मलेरिया सेंटर आता है, वहाँ पर इंचार्ज बन के आते हैं प्रशांत। अब प्रशांत के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि प्रशांत है कौन, ठीक है। देखिए डॉक्टर प्रशांत, ठीक है, जो इंचार्ज बन के आते हैं, अभी उन्हीं के बारे में टोटल, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत की माँ ने हांडी में डालकर कोसी नदी की बाहर में बहा दिया था। जब डॉक्टर प्रशांत का जन्म हुआ था, एक मैंने कि बहुत गरीब फैमिली में हुआ था, या कुछ कारण से उसको उसकी माँ जो थी वह कोसी नदी के बाढ़ में उसको बहा दी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए उपाध्याय परिवार द्वारा स्थापित आदर्श आश्रम में रहने वाला युवती, ठीक है, उसका जो लालन पोषण करती है, ठीक है। स्नेमय ने डॉक्टर प्रशांत का लालन पालन सहरसा अंचल में किया। ये एक्चुअली मेरीगंज में नहीं है, वो मेरीगंज में सेंटर इंचार्ज बने, मलेरिया सेंटर इंचार्ज बन के आते हैं। इनका जन्म कहीं और हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, सहरसा अंचल में हुआ था, ठीक है। देखिए डॉक्टर प्रशांत एक अनाथ बालक हैं, ठीक है, या अज्ञात कुल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर प्रशांत किस कुल से हैं, अज्ञात कुल से हैं, और कैसा बालक है, अनाथ बालक हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी, पटना मेडिकल कॉलेज से की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ाई की थी, पटना मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। अब देखिए और भी देख लीजिए, डॉक्टर प्रशांत 1942 के आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत ने हिस्सा लिया, और 1946 में जब ये डॉक्टरी पढ़ाई कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे पटना मेडिकल कॉलेज से, तो वो उनके पास एक ऑफर आया था, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था कि आप जाइए विदेश जाने का प्रोजेक्ट मिला था, आ जाइए वहाँ पर, उसका मैंने कि जाके आप पैसा खूब कमाइए, ऐसा था कुछ, ठीक है। देखिए 1946 में विदेश जाने के बजाय मेरीगंज में मलेरिया सेंटर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मलेरिया सेंटर खोलने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। उनको विदेश, देखिए उनको जो ऑफर मिला था विदेश जाने का, लेकिन वो विदेश ना जाकर वो किसी एक पिछड़ा हुआ गांव को लेकर, मैंने कि जिसका नाम था मेरीगंज, जो बिहार पूर्णिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो उसका वहाँ पर मलेरिया सेंटर खोलना चाहते थे, वहाँ पर शोध करना चाहते थे, या वहाँ पर जितना भी मैंने गाँव के लोग जो भी इसके मलेरिया से ग्रसित थे उनको ठीक करना चाहते थे, ठीक है। देखिए यहीं पर मलेरिया और कालाजार का शोध करना के लिए निर्णय ले लेते हैं, और साथ में यहाँ के लोगों को भी इलाज करना चाहते हैं, और डॉक्टर प्रशांत मलेरिया सेंटर का इंचार्ज बनकर मेरीगंज गांव में आ जाते हैं, ठीक है। इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, डॉक्टर ममता से इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, और डॉक्टर ममता भी वहाँ का डॉक्टर ही है, ठीक है, तो वो बहुत इसको सपोर्ट करती हैं, और साथ में डॉक्टर ममता के मित्र भी हैं डॉक्टर प्रशांत, ठीक है। और डॉक्टर ममता जो भी है वो भी बहुत मेहनती है, वो भी बहुत वर्क करती है, वो दिन भर में कम से कम 4 घंटा ही आराम करती है, ठीक है। और उसको चाय पीने की बिलासा भी है, मतलब कि सबसे बड़ा बिलासा क्या है डॉक्टर ममता का, चाय पीने का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और भी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए डॉक्टर प्रशांत एक कचुंदरी पहला रोगी कमली थी, ठीक है। और कमली कौन थी, कमली विश्वनाथ प्रसाद की एकमात्र संतान थी, एकमात्र औलाद थी, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ तसलाल विश्वनाथ की प्रसाद की बेटी है, युवा लड़की है और मानसिक रोगी है, ठीक है। और यह किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण अनेक कारणों से अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। इतना बीमार आती है, मानसिक बीमारी आती है कि किसी दूसरे से शादी करने के लिए नहीं कि सोचते भी नहीं है, ठीक है, कि शादी मैंने कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ, इसी कारण से कुछ मैंने प्रॉब्लम है, मानसिक रोगी है, किसी अज्ञात बीमारी से है, ठीक है। इस टाइप से जो भी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको शादी नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं।
डॉक्टर प्रशांत इसका इलाज रेडियो के गीत से शुरू करते हैं। सबसे पहला डॉक्टर प्रशांत आपको कमली को ही ठीक करते हैं, ठीक है, जिससे कमली खिलखिला कर उठती रहती है। जब रेडियो गीत सुनती है, शुरू स्टार्ट करते हैं, तो जो कमली थी या कमला, दोनों नाम है, कमली और कमला, ठीक है, याद रखिएगा, खिलखिला कर हंसने लगती है। दोनों में प्रेम प्रसंग होता है, ठीक है। कमली शादी से पहले ही प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हो जाती है तथा बड़े परिवार के संबंध रखने के कारण ये घटना गांव में उतनी तेजी से नहीं फैलती है जितनी, देखिए, ठीक है, जितनी तेजी से कालीचरण और मास्टरनी मंगला देवी के प्रेम संबंधों को फैलती है। कालीचरण देखिए एक बहुत बहादुर युवक है, ठीक है, पढ़िएगा। ये भी सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता था, बाद में समाजवादी पार्टी में आ जाता है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली और प्रशांत के विवाह की खुशी से करते हैं। बाद में देखिए इनकार करता है, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत भी थोड़ा सा लगता है कि विश्वनाथ प्रसाद बहुत मैंने कि वहाँ के जितना भी किसान लोग बहुत शोषण करते हैं। जमींदार थे ना, बहुत बड़े जमींदार हैं, परबंगक जमींदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं। वह जो मैंने कि लोगों का, वहाँ पर किसान लोगों का जो जैसे ज़मीन छीन कर रखे हैं, बहुत शोषण करते हैं। जैसे डॉक्टर प्रशांत को ये अच्छा नहीं लगता है और शादी करने से भी थोड़ा सा इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि कमली से तो प्रेम करता था, ठीक है। इसी कारण वहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद भी लास्ट में अंत में राजी होता है। और लास्ट में देखिएगा कि विश्वनाथ प्रसाद भी होता है ना, उसका हृदय में लास्ट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और वो अपने परिवर्तन हो जाता है और उसका जब एक कमली और प्रशांत का देखिए बेटे के जन्म पर विश्वनाथ प्रसाद किसानों को, जो किसानों से ज़मीन लिया था, जो छीन के रखा हुआ था कब्जा करके, सभी किसान, जितना भी किसान थे, सबको 5-5 बीघा जमीन लुटाने की घोषणा करता है। और अब एक चीज़ आप बताना चाहूँगा कि विश्वनाथ प्रसाद के पास कम से कम 1000 बीघा ज़मीन था। कितना बताओ? 1000 बीघा ज़मीन था, 1000 बीघा। तो उसमें से जितना भी किसान, जितना भी गांव में थे, उसको सबको 5-5 बीघा दे देता है। कब? जब उसका डॉक्टर प्रशांत और कमली का एक बेटा हो जन्म लेता है जिसका नाम कुमार नीलोत्पल, और कुमार नीलोत्पल का नाम किसने रखा था? डॉक्टर ममता रखती है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसको उसी के जन्म पर विश्वनाथ प्रसाद वो अपने गांव के किसानों को 5-5 बीघा जमीन देने की घोषणा करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ है अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वास, तो वास्तव में बहुत सीधे हैं। किनका कथन था? रेणु जी का है। आता है क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ है यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वास, तो वास्तव में बहुत सीधे हैं, रेणु जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, यह लोग हमारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे, तो ठगे जाने के बावजूद भी उनकी सरलता पर मुक्त हो जाएंगे। और यह मेरा 7 दिन का भाव है, रेणु जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि वहाँ पर मेरी गांव में जब जाते हैं, देखते हैं कि किसी भी आदमी को दिन भर में 5 बार भी ठग लिया जाएगा ना, और ठग लेने के जाने के बावजूद भी उनकी सरलता पर मुक्त हो जाएंगे कि मेरे पास कुछ हुआ ही नहीं है। ये रेणु जी वहाँ पर 7 दिन तक रह के वहाँ का अनुभव लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास में चरित्रों की संख्या बहुत अधिक है। हम बताए भी हैं 275-76 से लेकर 296 या 300 के आसपास तक है। लेकिन चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं है। इस उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत, बावन दास, बलदेव, ठीक है, कालीचरण, विश्वनाथ प्रसाद, ज्योतिकी, ये ब्राह्मण था, ज्योतिकी कौन था? ब्राह्मण था, इत्यादि कई सशक्त पात्र हैं, परंतु उपन्यास का नायक पात्र ना होकर स्वयं मेरीगंज अंचल है। बहुत अच्छा उपन्यास है, आंचलिक है, भाषा यूज किया है, हर तरह से मिलेगा। जहाँ पर आप देखते हो कि जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर जिस टाइप का होता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो चीज़, ठीक है। चल देखिए, व्यक्ति का स्थान पर समूचे अंचल विशेष को नायक तो सर्वप्रथम मैला आंचल उपन्यास में ही प्रदान किया गया है। क्या सबसे पहले जो भी नायक प्रदान किया गया है, मुख्य पात्र किया गया है, उसमें सबसे पहले मैला आंचल में ही प्रयोग किया गया था अंचल को, ठीक है। इस उपन्यास के द्वारा रेणु जी ने पूरे भारत में ग्रामीण जीवन का चित्रण करने की कोशिश की है। इस उपन्यास मैला आंचल के द्वारा रेणु जी पूरे भारत में ग्रामीण जीवन का चित्रण करने की कोशिश किया कि ग्रामीण जीवन में क्या क्या होता है, लोक जीवन, लोकगीत, ठीक है, रीति रिवाजों से रिलेटेड सब चीज़ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किए, वर्णन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से ही रेणु जी अपने भावों को अभिव्यक्ति की है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा है मैला सा आंचल। ये किसके माध्यम से? डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से रेणु जी कहते हैं, अपने भाव के व्यक्ति कहे हैं, ठीक है।
क्योंकि वो विदेश न जाकर वो किसी गांव को, अंचल को लेकर वो वहाँ पर वर्क करना चाहते थे, काम करना चाहते थे, इसी कारण उनके भाव से बोलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ। रेणु जी मैला आंचल की भूमिका में लिखते हैं, इसमें फूल भी हैं, फूल भी हैं, फूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी दामन से बचाकर नहीं निकलाया। इस उपन्यास में पूरा का पूरा जितना चीज़ होता है लिखना चाहिए उतना आप पूरा लिख दिए हैं कि बोलते हैं इसमें फूल हैं तो धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी हैं, सुंदरता भी हैं, कुरूपता भी हैं, मैं किसी दामन से बचाकर निकल नहीं पाया। चलिए देखिए, मेरीगंज बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव है जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी, निधन में गरीब, ठीक है, सभी वर्गों के लोग रहते हैं। कुल 12 वर्ण के लोग रहते हैं, 12 जाति के लोग रहते हैं उस गांव में, मेरीगंज में। सब अपने अपने टोली में रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख जातियां हैं, कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। कायस्थ टोली के मुखिया कौन है बताओ? कायस्थ के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है। राजपूत का क्या होगा? राम कृपाल सिंह, और यादव का खेलावन यादव होगा, ठीक है। चलिए, इनमें पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है। तीनों जो जातियाँ थी, तीनों में एक दूसरे का बड़ा अपना को बड़ा समझते थे, जिसके कारण तीनों जातियों में क्या होगा? संघर्ष होता रहता था, दुश्मनी होते रहता था। ठीक, आगे देखिए। समूचा अंचल जो मेरीगंज अंचल था, ठीक है, अंधविश्वास, शोषण, संघर्ष, निधनता और अशिक्षा से ग्रस्त था। गांव में कुल दस्तखत करने के लायक पढ़े लिखों की संख्या 10 है, लेकिन नहीं पढ़ने वालों की संख्या 15 बताई गई है। गांव में एक खाते पीते किसान भी थे, पर 90% से 90% ज़्यादा किसानों के पास साल भर भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े एवं जाड़ा लिखा हुआ, जाड़ा बरसात से बचने के लिए ढंग का आवास नहीं थे, ठीक है। और देखिए, आज़ादी के पूर्व अंग्रेज नील की खेती कराते थे। जब आज़ादी के पूर्व जो था, अंग्रेज क्या करते थे? हमारे शहर में भारत देश में बिहार के पूर्णिया जिला में वहाँ पर क्या करते थे? नील की खेती कराते थे। और भी जगह पर ऐसा नहीं करें, बिहार में, बंगाल में, हर जगह खेती कराते थे, नील की खेती करते थे, जिन्हें नीले साहब कहा जाता था, ठीक है। अब इन नीले साहब ने संथालों का शोषण खूब करके धन कमाया था। नीले साहब जो थे, जो नील की खेती करते थे, उसको नीले साहब बोला जाता था मैलांचल में, आंचलिक भाषा में, ठीक है। तो वो संथालों का शोषण खूब किए हैं। और संथालों कहाँ की जनजाति है बताइए? ये आपको झारखंड से रिलेटेड है। चलिए आइए देखिए। कमला नदी के बारे में जनश्रुति है कि वह लहरों से उछालकर शादी ब्याह आदि कार्यों के लिए बर्तन देती है, जिन्हें बाद में गिनकर लौटा देते हैं, ठीक। कौन सा नदी? कमला नदी के बारे में पूछा गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लोगों में अशिक्षा के कारण अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। गांव में जब मलेरिया सेंटर खोलने का प्रस्ताव आता है तो रूढ़िवाद ब्राह्मण समाज उसका विरोध करता है। अब ब्राह्मण या ज्योतिष याति इत्यादि डॉक्टरों की बीमारी, देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए पढ़ लीजिए। ब्राह्मण या ज्योतिष, ठीक है, याति डॉक्टरों को बीमारी फैलाने वाला मानते हैं। ज्योतिष में ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष से कहने पर गणेश की नानी को हीरू के बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उसे डायन मान लिया जाता है। अभी भी ये चलता है, अभी भी अंधविश्वास ये अभी भी गांव में ये प्रचलित है, ठीक है। रेणु जी ने मठ के, क्या होगा यहाँ पर? मठ होगा, मठ के अंधे महंत सेवादास के माध्यम से धर्म के भीतर पनपते भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया है। बाबा जी जिस प्रकार लक्ष्मी दासिन, यहाँ पर क्या होगा? दासिन होगा, ठीक है। लक्ष्मी दासिन का शारीरिक शोषण किया, उसे गांव वाले अनजान नहीं हैं, ठीक है। आगे देखिए। बाबा जी के बारे में गांव वाला के विचार हैं, जिससे ऊपर बाबा जी भीतर दागाबाजी। जब महंत सेवादास की मृत्यु हो जाती है तब गांव वाला के विचार है कि जरूर सेवादास ने लक्ष्मी के साथ कुछ गलत किया हुआ। देखिए एक्चुअली क्या था, जब लक्ष्मी 8 से 10 साल की थी तो उसके माने पापा की मृत्यु हो जाता है। उसके कारण वो महंत जो कि अंधा महंत सेवादास है, वो अपने उसको लक्ष्मी को दासिन बना देता है, उसके साथ अवैध संबंध रखने की कोशिश रखता भी है। इसलिए गाँव वाला के विचार है कि जरूर कुछ ना कुछ लक्ष्मी के साथ गलत काम किया है, जिसके कारण उसका लास्ट में मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैला आंचल में लोक संस्कृति का भी जीवंत रूप देखने को मिलता है। गांव में मनाए जाने वाला विभिन्न पर्वों यथा सिखा पर्व, होली, सतुवानी पर इत्यादि लोक संस्कृति का सुंदर वर्णन है। गांव के लोग काली मां के भक्त हैं। विशेष अवसरों पर गांव में भंडारा होता है, जिसमें सबसे पहले
कालीथन में पूरी पूरी जो खाने वाला पूरी होता है पूरी चढ़ाया जाता है, ठीक है। और देवी देवताओं को भूत पिचासों के लिए पूरियाँ फेंकी जाती है। पूरी जो कि अभी भी पकता है, पकवान जो घर में पकता है, जो देवी देवता पूजा होता है तो उसमें पूरी या पकवान जो पकता है उसको हम लोग चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी वो रीति रिवाज यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सब चीज़ मिलेगा इसमें। ये आंचलिक उपन्यास है ना, आपको जितना भी गाँव में अंचल में जो भी मैंने होता है आपको सब चीज़ दिखाया गया है। देखिए आगे देखिए, मेरीगंज संपूर्ण देश की राजनीतिक वातावरण का प्रतीक है। गांधी जी ने स्वतंत्र आंदोलन का संचालन जिन मूल्यों के आधार पर किया था, उन मूल्यों को अवसरवादी नेताओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु किनारे कर दिया। यही इस उपन्यास का मूल चेतना है। यहाँ के राजनीतिक दल देश सेवा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि में ही तत्पर रहते थे, ठीक है। और जमींदार और अधिकारियों का अत्याचार सहने को जनता, ठीक है, जनता विवश थी। चुनाव के समय जातिवाद हावी रहता था। चुनाव पैसे के बल पर लड़े एवं जीते थे। राजनीति में होने वाले अपराध का ही उदाहरण है गांधीवाद बावन दास की हत्या कर दी जाती है। उस उपन्यास में आप देखते हैं कि बावन दास का जो होता है, ठीक है, ये चन्नी पार्टी का रहने वाला था और अजोधी भगत के भय चलाता था। ये अभी कुछ दिन मैंने कि यहाँ पर भय चलाते चलाते ये मेरीगंज में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये गांधी जी का अन्य भक्त था। बलदेव जी भी अप्रशंसित हो जाते हैं, ठीक है। बलदेव जी को भी कोई आपको मैंने उतना रिस्पॉन्स कोई देता नहीं है। और कालीचरण में पुलिस उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट होने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप फैक्ट को देखिए, समझिए कंसेप्ट को क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेणु जी ने मैला आंचल में आंचलिक शब्दों का सुंदर आयोजन किया है। ये एक नई भाषिक संरचना का बोध होता है। ये भाषा अनुकूल और सहज प्रवाहित है। मेरीगंज क्षेत्र के विभिन्न कथाओं का एक धागा में बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया गया है। नीचे ही मैला आंचल लोक संस्कृति एवं भाषा प्रयोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य का अनमोल धरोहर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने कि पूरा विस्तार से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, सारांश बता दिया। इस मैला आंचल को उपन्यास को सारांश देखिएगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो आपको पात्र परिच्छेद से रिलेटेड लाऊंगा, उसके बाद 200 क्वेश्चन लाऊंगा। फिर उसके बाद परिच्छेद 1 से परिच्छेद 67 परिच्छेद जो बताया हूँ, पहला खंड में 44 परिच्छेद और दूसरा का 23 परिच्छेद, दोनों मिलाकर 67 परिच्छेद मैं पूरा का पूरा दम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आपको वीडियो ठीक लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।